दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप केडीवी लाइव की ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है। उस लिंक पर जाकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज में आसानी से जुड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के जमुई जिले में सोने के सबसे बड़े भंडार मिलने के बाद बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। जब बिहार सरकार के खनन मंत्री जनक राम ने कहा है कि जमुई, गया और औरंगाबाद में जल्द खनन का काम शुरू किया जाएगा, यानी कि इन जिलों में खुदाई में काम शुरू होगा और खुदाई में सोना और फिर तमाम मूल्यवान खनिज पदार्थ निकलेंगे। इससे सिर्फ बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को फायदा होगा। बिहार सरकार के खनन मंत्री जनक राम ने कहा है कि जमुई, गया और औरंगाबाद में जल्द खनन का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन जिलों में खुदाई से क्रोमियम निकाला जाएगा जो अब तक इंटरनेशनल मार्केट से भारत में आयात कराया जाता है। जब मोबाइल और जहाज में इसका उपयोग किया जाता है, वहीं पोटाश मिलने से खाद की जो किल्लत होती है वह दूर होगी। दरअसल जीएसआई के सर्वेक्षण में ये बात सामने आया है कि जमुई जिले के करमाटिया, झाझा और सोनो जैसे क्षेत्र में सोने की मौजूदगी काफ़ी ज़्यादा है। जब वहीं गया और औरंगाबाद जिले की सीमा पर मदनपुर प्रखंड के डेंजना और आसपास के इलाकों में करीब 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निकिल धातु पाई गई है। आपको बता दूं कि बिहार के जमुई जिले में सोने के सबसे बड़े भंडार का पता चला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के एक सर्वेक्षण के मुताबिक इस इलाके में लगभग 37.8 खनिज युक्त अयस्क के साथ साथ 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार मौजूद है। दोस्तों बात करते हैं कि आज बकरीद का त्यौहार है। जहां आज बकरीद के त्यौहार को लेकर के मुस्लिम समाज में तैयारियां जोरों पर है। वहीं मुस्लिम समाज बकरों की खरीद बिक्री भी कर ली है। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के शेखपुरा कदीम निवासी नसीम और छोटे के पास एक ऐसा बकरा है जिस पर मोहम्मद लिखे होने का दावा किया जा रहा है, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग नसीम के घर शेखपुरा कदीम आ रहे हैं। नसीम का कहना है कि ये बकरा मैंने 3 महीने पहले लिया था। ये बकरा अनमोल है। नसीम का काम बकरों की खरीद फरोख्त करने का है। जब नसीम का कहना है कि इस पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। वह इस बकरे को बेचने के लिए लाए हैं और जिसकी किस्मत होगा वो इस बकरे को ले जाएगा। जहाँ उन्होंने क्षेत्र के मौलवियों से भी इसकी तफ्तीश कराई है। उन्होंने भी इस पर मोहम्मद लिखा होने का दावा किया है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर बिहार आने वाली थी जो रद्द हो गई है। जब वह पटना के ज्ञान भवन में समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय समाज कल्याण विभाग बिहार की ओर से आयोजित जोनल मीट कार्यक्रम में शामिल होने वाली थी। जब वहीं महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी के दौरे को लेकर के बिहार भाजपा ने स्वागत के लिए तैयारी कर ली थी। जब शहर की सड़कों पर ईरानी के स्वागत में बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए थे। जब कई भाजपा नेताओं की ओर से उनके स्वागत में विशेष पोस्टर लगाए गए हैं। शुक्रवार से उनके दौरे को लेकर के बिहार भाजपा नेताओं में उत्साहित देखा गया। जब वही उनका बिहार दौरा खास माना जा रहा था क्योंकि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना आ रहे हैं। फिलहाल स्मृति ईरानी का बिहार दौरा अब रद्द हो गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मखाना की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए अब इसकी खेती का रकबा भी साल दर साल पूर्णिया सहित कोसी एवं सीमांचल के जिलों में बढ़ता ही जा रहा है। कोसी और सीमांचल के जिलों में खास करके वैसी जमीन जहां जल जमाव के कारण किसी फसल का उत्पादन का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा था, वहाँ मखाना की खेती अब किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। जब पूर्णिया जिले में मखाना की खेती का आंकड़ा 1 लाख हेक्टेयर को पार कर गया है। जब मखाना की खेती के बढ़ते दायरे को देखते हुए मखाना के उन्नत किस्म के बीज की मांग भी बढ़ गई है। अब तक किसान अपने खेतों में पैदा होने वाले मखाना की किस्मों का बीज के रूप में उपयोग करते थे, लेकिन अब मखाना के उन्नत किस्म की बीज बाजार में आ गया है जिसकी मांग काफ़ी है, लेकिन इस बीज का उत्पादन बड़ी मात्रा में नहीं होने के कारण किसानों को ये आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब पूर्णिया के जिलाधिकारी यानी कि पूर्णिया के डीएम सुहर्ष भगत ने किसानों को पर्याप्त मात्रा में मखाना के सबोर 1 उन्नत किस्म की बीज तैयार करने के लिए श्रीनगर प्रखंड के खोखाखुट्टी, बनेली एवं चनका बोरा थार में बिहार का सबसे बड़ा मखाना बीज क्लस्टर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जिलाधिकारी ने कई विभागों के आला अधिकारियों के साथ गुरुवार को खुद जाकर के स्थल निरीक्षण किया और क्लस्टर निर्माण का कार्य हर हाल में दिसंबर
दिसंबर के पहले पूरा करने का निर्देश दिया। बताया जाता है कि बिहार के सबसे बड़े क्लस्टर में दिसंबर माह से मखाना के बीज का उत्पादन शुरू हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी के बाद भी झारखंड से भारी मात्रा में ट्रक से शराब लाकर के बिहार के अलग अलग जिलों में कारोबार करने वाले बड़े माफियाओं अरुण सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जहां इसके खिलाफ बीते 2 मई 2022 को औरंगाबाद की जमहोर थाना में मामला दर्ज किया गया था। जहां इसकी गिरफ्तारी के लिए मद्य निषेध विभाग और औरंगाबाद थाना की पुलिस काफ़ी दिनों से जुटी हुई थी। इसी बीच गुप्त सूचना मिली कि वह झारखंड के हजारीबाग में छिपा हुआ है, जिसके बाद छापेमारी करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यह शादीशुदा एक मुस्लिम युवक ने यहां अपना फर्जी आधार कार्ड बना करके खुद को कुंवारा और हिंदू बता करके एक नाबालिग महादलित हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। जब पूर्णिया में गिरफ्तार इस युवक की पहचान मोहम्मद नसीम के रूप में हुई है। जब वह माधोपारा के रहने वाले मुजीबुर रहमान का बेटा है। जब उसने हिंदू नाबालिग महादलित लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसने लड़की को खुद के हिंदू होने की बात कही। इसके लिए उसने फर्जी आधार कार्ड भी बनवाई, फिर उसने लड़की से शादी रचा ली। ये मामला मरंगा थाना के सौसा गांव का है। जब अपने माता पिता के साथ मरंगा थाने पहुंची 16 साल की ये महादलित लड़की 7वीं कक्षा में पढ़ती है। जब लड़की ने एक न्यूज़ चैनल से कहा है कि 1.5 महीने पहले वह यूको बैंक गई थी। जब वहां फॉर्म भरने में नसीम नाम की एक लड़की ने उसकी मदद की थी। जब फिर लड़की ने उसका मोबाइल नंबर लिया था, उसके बाद वे अक्सर फ़ोन करता था। जहाँ इस तरह से दोनों के बीच प्रेम की शुरुआत हुई। 1 महीने पहले वह सोनू यादव पिता अशोक यादव के नाम से बना आधार कार्ड दिखा करके खुद को हिंदू बताया। फिर उसने कामाख्या मंदिर में शादी रचा ली। लड़की ने बताया है कि कल जब उसने नसीम की जेब में दूसरा आधार कार्ड देखा तो उसमें उसका नाम मोहम्मद नसीम था। जहाँ नसीम ने खुद को हिंदू बता करके धोखे से शादी रचा ली और फिर उसके साथ 1 महीने तक का संबंध बनाता रहा। जहाँ लड़की ने कहा कि अब वह चाहती है कि नसीम को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लड़की के माता पिता ने कहा कि जब कल पता चला है कि लड़का मुस्लिम है तो फिर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने इसकी सूचना अपने गाँव वालों को दी। फिर गाँव वालों ने नसीम के परिवार वालों को इसकी सूचना दी तो नसीम की पहली पत्नी और फिर ससुर आए और तब सारा भेद खुला कि नसीम पहले से ही शादीशुदा है। जब उसने धोखा देकर के उनकी बेटी के साथ शादी रचा ली। नसीम की पहली पत्नी जोशनारा खातून ने कहा कि नसीम ने 5 साल पहले उसके साथ शादी रचाई थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। फिर उसने फर्जी आधार कार्ड बना करके दूसरी लड़की से, हिंदू लड़की से शादी रचाई। अब उनके दोनों छोटे बच्चे का क्या होगा? आरोपी नसीम ने स्वीकार किया है कि उसने फर्जी आधार कार्ड बना करके खुद को हिंदू बता करके नाबालिग को प्रेम जाल में फंसा करके उसे शादी की। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार शहरी क्षेत्र की तरह ग्रामीण इलाकों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। जहां शहर की तरह अब गांव में भी स्ट्रीट लाइट से जगमगाएंगे। जहां पंचायत चुनाव के बाद इस कार्य में तेजी आ गई है। जब पूर्णिया जिले के सभी 230 पंचायतों में लाइट लगाने के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। जिला पंचायत राज कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पंचायतों में कुल 47,156 पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी राजकुमार ने स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट में सरकार के पास भेज दिया गया है। जहां उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 जुलाई को बिहार आएंगे। इसकी जानकारी खुद बिहार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दी है। जब भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को आगामी कार्य योजना को लेकर के एक बैठक का आयोजन किया गया। जहां इसमें पार्टी के तमाम जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा के अध्यक्ष आदि शामिल हुए। इस दौरान भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि जेपी नड्डा का बिहार आगमन है। गौरतलब है कि भाजपा के मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति का आयोजन बिहार में होने वाला है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए आगामी 31 जुलाई को माननीय जेपी नड्डा जी बिहार आ रहे हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने की सूचना से बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी और जोश का माहौल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इस साल मानसून आने के बाद बारिश की कमी काफ़ी नजर आई। पिछले साल के मुकाबले ही कुछ जिलों को छोड़कर के अधिकतर इलाकों में 20% से भी कम बारिश हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि कम बारिश होने की वजह से होने वाली संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इससे प्रभावित किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखें। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि किसानों को किसी भी तरीके से असुविधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों के बीच वैकल्पिक फसल के लिए प्रचार करें, उसके लिए वैकल्पिक फसल के बीज की पर्याप्त उपलब्धता रखें।
सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कम बारिश से उत्पन्न संभावित स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत जल के संरक्षण एवं हरियाली को बढ़ाने के लिए की गई है। जल जीवन हरियाली अभियान के सभी अवयवों की कार्य प्रगति की नियमित समीक्षा करते हैं। जल संचयन के कार्यों में कहीं कोई अवरोध हो तो उसे जल्द दूर करें। नहरों में जलापूर्ति लगातार जारी रखें। इस मौके पर आपदा प्रबंधन सह जल संचयन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से वर्ष 2022 में 1 जून से 8 जुलाई तक बारिश की स्थिति की जानकारी दी। संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि इस अवधि में 8 जिलों अररिया, बेगूसराय, बक्सर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल को छोड़ करके बचे हुए 30 जिलों में सामान्य से 20% से भी कम बारिश हुई है। उन्होंने साल 2017 से 2021 तक के बारिश की वर्षवार की स्थिति भी बताई है। उन्होंने बताया है कि नहरों में जल की आपूर्ति की जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बीते रविवार से राष्ट्रीय जनता दल की यानी कि आरजेडी के नेता प्रमुख लालू प्रसाद यादव अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल उनकी हालात में थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी दिल्ली में स्थित एम्स में डॉक्टरों की निगरानी में है। लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर के हर कोई चिंतित है। वहीं लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने पिता के जल्द स्वस्थ होने और फिर घर वापस लौटने के लिए ऊपर वाले की शरण का सहारा लिया है। अपने पिता के जल्द स्वस्थ होने को लेकर के तेज प्रताप यादव ने ऊपर वाले से प्रार्थना की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि पिताजी, आप जल्द स्वस्थ होकर के घर आ जाइए। आप है तो सब है। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, तब तक रहूँगा जब तक पापा घर नहीं आ जाते। मुझे बस पापा चाहिए और कुछ भी नहीं, ना राजनीति और ना और कुछ, बस मेरे पापा और सिर्फ पापा। उन्होंने इस इमोशनल ट्वीट में तेज प्रताप यादव ने खुद को राजनीति से दूर तक जाने की बात कह दी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में लोग गर्मी की मार झेल रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए बिजली कटौती इससे भी बड़ी समस्या बन गई है। एनटीपीसी की 6 यूनिट बंद होने के बाद से बिहार में बिजली संकट गहराने लगा है। कल की बात करें तो फिर बिहार को ज़रूरत से 1500 मेगावाट तक कम बिजली सप्लाई की गई है। इस कारण लगभग 12 ग्रिड लोड शेडिंग में रखना पड़ा। इसको लेकर के शहरों में 4 घंटे तक बिजली कटी रही तो फिर वही गाँव में 10 घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रही। अधिकारियों की माने तो फिर एनटीपीसी कांटी की 1 यूनिट बंद होने से बिहार को 133 मेगावाट कम बिजली सप्लाई की गई है। जहां नवीनगर की 1 यूनिट बंद होने से 525 मेगावाट बिजली कम मिली। बरौनी की 3 यूनिट बंद रही। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले आईएएस अवनीश शरण ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने समस्तीपुर के RHS दल सिंह सराय स्कूल बिहार बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास की है। जब ट्विटर पर 6 जुलाई को जब उन्होंने अपनी मार्कशीट शेयर की तो हर कोई हैरान रह गया। कई तरह के कमेंट करके उनसे सवाल पूछे जाने लगे। वहीं दूसरी ओर लोग मार्कशीट देख करके मोटिवेट भी होते हैं। जहाँ छत्तीसगढ़ कैडर के 2009 के बैच के आईएएस अवनीश शरण ने ट्विटर पर मार्कशीट शेयर करके बस एक लाइन लेकर के बताया है कि ये उनकी 10वीं की मार्कशीट है। इसके बाद कमेंट बॉक्स पर कमेंट आने लगे। जब ट्विटर पर धनंजय कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा है कि मेरे मन में एक सवाल ये आ रहा है कि रिजल्ट का पता चलने के बाद आपके माता पिता की क्या प्रतिक्रिया रही होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर जिले में नई व्यवस्था के तहत स्कूलों को मध्याह्न भोजन योजना के लिए चावल का आवंटन किया जाना है। 1 जून से नई व्यवस्था के प्रभावी होने के बाद चावल वितरण में तकनीकी समस्या आ रही है। इससे मुजफ्फरपुर जिले के करीब 850 से अधिक स्कूलों में चावल की आपूर्ति नहीं हो सकी है। इनमें मध्याह्न भोजन का संचालन बंद करना पड़ा है। स्टेट फूड कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक ने बताया है कि पहले विभागीय स्तर पर चयनित संविदा के माध्यम से स्कूलों को चावल भेजा जाता था, लेकिन 1 जून से सरकार ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। अब स्टेट फूड कॉरपोरेशन की ओर से चावल का आवंटन स्कूलों को किया जाना है। इसके लिए विभाग ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। साथ ही एनआईसी को इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा है। बताया गया है कि नए सॉफ्टवेयर और जीपीएस युक्त ट्रकों के बीच संपर्क स्थापित नहीं हो रहा है। वहीं स्कूल का कोड अंकित करने के बाद उसके लिए चावल आवंटन का टोकन भी नहीं बन रहा है। जब तक स्कूल के नाम से टोकन जारी नहीं होगा, जीपीएस युक्त ट्रकों से संबंधित स्कूल को चावल की आपूर्ति नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल करके स्कूलों को चावल की आपूर्ति की जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून की सक्रियता में कमी आने से सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये 1 जून से 8 जुलाई के बीच बिहार में 119 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये सामान्य से 24% कम है। इस दौरान 252 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी। इसका प्रतिकूल प्रभाव धान के बिचड़े पर देखा जा रहा है। किसानों को बिचड़ा बचाने में पसीने छूट रहा है। जहाँ अंगा
नस्ल का बिचड़ा तैयार हो गया है, लेकिन खेत में पानी नहीं होने के कारण रोपनी नहीं हो रही है। कृषि वैज्ञानिक एस.के. शर्मा का कहना है कि एक सप्ताह में जमकर की बारिश नहीं हुई तो फिर अंगत नस्ल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव देखा जा सकता है। धान के कटोरा रोहतास में सामान्य से 41% कम बारिश हुई है। भोजपुर में 40%, औरंगाबाद में 175 मिलीमीटर की जगह 77 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी कि 56% कम हुई है। दक्षिण बिहार में बक्सर को छोड़कर के सभी जिलों सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। शेखपुरा जिला में 197 मिलीमीटर की बजाय 80 मिलीमीटर, अरवल में 143 मिलीमीटर की बजाय 59, सारण में 192 मिलीमीटर की बजाय 95 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जहाँ वैशाली में सामान्य से 32% तथा नालंदा में 40% कम बारिश हुई है। वहीं अररिया में सामान्य से 84%, किशनगंज में 82%, सुपौल में 30%, मधेपुरा में 8%, मधुबनी में 2% अधिक बारिश हुई है। जब बिहार के अधिकांश जिलों में धान की रोपने के लिए बिचड़ा तैयार हो गया है। किसान वर्षा का इंतजार कर रहे हैं ताकि खेतों की ठीक से जुताई करके धान की रोपनी कर सके, लेकिन वर्षा नहीं होने के कारण रोपनी नहीं हो पा रही है। ज्यादा देर से रोपनी होने पर धान की पैदावार भी प्रभावित हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली एम्स में बीते बुधवार रात को भर्ती हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत में पहले के मुकाबले काफी सुधार है। बुधवार को जहां उनका शरीर लॉक होने की बात सामने आई थी, रात होते होते उन्हें आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन एम्स में डॉक्टरों की देखरेख के चलते शुक्रवार तक लालू प्रसाद यादव खुद से उठ करके बेड पर बैठे, जहाँ अब सहारा लेकर के रूम में चला करते रहे। उनकी बॉडी में मूवमेंट भी हो रही है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव अभी आईसीयू में ही भर्ती है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वे तेजी से रिकवरी कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए लालू प्रसाद यादव को आज जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। जहां एम्स में परिवार वालों के अलावा कई राजनेता उनसे मिलने आए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी है कि वे अधिकतम आराम करें। जहां डॉक्टरों के मुकाबले लालू प्रसाद यादव अब ज्यादा राहत महसूस कर रहे हैं। संभव है कि आज उन्हें आईसीयू से निकाल करके सामान्य वार्ड में लाया जा सकता है। जहां एम्स के सूत्रों ने बताया है कि उनकी कई हड्डियों के टूटने के बाद उनके किडनी और दिल पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव पिछले दिनों राबड़ी आवास में सीढ़ियों से गिर गए थे, जब उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया था। जब तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पटना के पारस हॉस्पिटल में ले जाया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए लालू प्रसाद यादव को दिल्ली ले गया। दोस्तों बात करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों और अस्पतालों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में बड़ा ऐलान किया है। जब उन्होंने कहा है कि बिहार के सभी राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तर्ज पर लाभ मिलेगा। इसके तहत बिहार की 9 करोड़ आबादी प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक इलाज फ्री में कराएंगे। मंगल पांडे ने जन कल्याणकारी योजना को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में बिहार में 1 करोड़ 9 लाख परिवार इस योजना के अंतर्गत बतौर लाभार्थी भारत सरकार से सूचीबद्ध है, लेकिन बिहार के अंदर सभी राशन कार्डधारी इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पा रहा है। फिलहाल लगभग 1 करोड़ 80 लाख परिवार हैं जो राशन कार्डधारी है। ऐसे में बचे हुए लगभग 70 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष देने की योजना बिहार कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि बिहार में इस योजना के तहत 606 सरकारी एवं 389 गैर सरकारी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही 4,11,000 परिवारों को इस योजना के तहत अभी तक 429 करोड़ से अधिक की राशि से स्वास्थ्य लाभ दिया गया है। यह इतिहास गवाह है कि महामारी से लड़ते हुए हमारे डॉक्टरों ने कोरोना में अपना योगदान दिया है और योजना को फलीभूत करने में महत्वपूर्ण निभाई है। ये बातें मंगल पांडे ने कही है। मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जरूरतमंद पात्र लाभुकों को फ्री में इलाज प्रदान करने एवं उस योजना के सफल क्रियान्वयन में अस्पताल एवं चिकित्सकों की भूमिका अहम है। इस अवसर पर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों पर 66 डॉक्टरों और 5 अस्पतालों को सम्मानित किया गया है। मंगल पांडे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच है कि हम गरीबों के ऊपर इलाज के लिए पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम कर सके। दोस्तों बात करते हैं कि तेल कंपनियों की तरफ से बुधवार को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। इस बार 14 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पिछले करीब 1.5 महीने से पेट्रोल डीजल के दामों में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आज पटना में पेट्रोल 107 रुपये और डीजल 94 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। दरभंगा में 107 रुपये 75 पैसे, पटना में 107 रुपये 24 पैसे, मधुबनी में 108 रुपये 57 पैसे, भागलपुर में 108 रुपये 28 पैसे, गया में
108 रुपये 31 पैसे, नालंदा में 107 रुपये 85 पैसे, रोहतास में 108 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। आपको बता दूं कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी की जाती है, जिसके बाद सुबह 6 बजे से ही नए रेट लागू हो जाते हैं। आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, वेट और अन्य चीज़ों को जुड़ने की वजह से ही इसका दाम मूल्य भाव से लगभग दुगुना हो जाता है। इस वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम इतने अधिक बिक रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून अभी निष्क्रिय है, जहाँ 1 से 8 जुलाई तक बिहार में केवल 19 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस वजह से खरीफ की फसल विशेष करके धान की खेती के लिए कठिन परिस्थितियां बन गई है। जहाँ IMD के मुताबिक अगले 5 से 7 दिन बिहार में बारिश के आसार बिल्कुल भी नहीं है। स्थानीय मौसमी वजहों से अपवाद स्वरूप केवल तराई क्षेत्र में आंशिक रूप से बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया है कि अभी 5 दिन बिहार में बारिश के बिल्कुल भी आसार नहीं है। मानसून की तमाम परिस्थितियां बिहार में अभी अनुकूल नहीं है। अभी मानसून मध्य भारत में है, ट्रफ लाइन भी वही है। जब बिहार में मानसून की सक्रियता को लेकर ये अभी कोई भी अनुमान नहीं किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि त्याग और बलिदान का संदेश देने वाला त्यौहार ईद उल अजहा यानी कि बकरीद आज मनाई जाएगी। राजधानी पटना में स्थित गांधी मैदान में आज सुबह 8 बजे बकरीद की नमाज मुस्लिम भाइयों द्वारा अदा की जाएगी। ईदगाहों एवं जामा मस्जिदों में भी बकरीद की नमाज अदा करने के लिए वहां की प्रबंधक कमेटी द्वारा तैयारी की गई है। जब लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने और फिर अफवाह फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील पुलिस द्वारा की जा रही है। जमात इस्लामी हिंद बिहार के अध्यक्ष और इस्लामिक शिक्षाविद मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने बताया है कि बकरीद से एक दिन पहले यानी कि शनिवार को मुस्लिम और पुरुषों द्वारा रोजा रखा गया, यह इसका विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि जानवर की कुर्बानी देने के साथ ही इंसानों को अपने अहंकार, नफरत, गुस्सा, अनंत इच्छा, दुश्मनी की भी कुर्बानी देकर के इंसान और इंसानियत के लिए जीने का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। जब पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में 422 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जबकि 254 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जहाँ पटना जिले में एक बार फिर से बिहार में सबसे अधिक 165 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही पटना जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 970 पहुँच गई है, जहाँ इसमें 7 डॉक्टर और 5 स्वास्थ्यकर्मी मौजूद है। जहाँ IGIMS और NMCH के 2 और PMCH के 3 डॉक्टरों में कोरोना की पुष्टि हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि पटना जिले में संक्रमण दर बुधवार को 3.12% से घट करके 2.50% हो गई। 24 घंटे में PMCH और पटना एम्स अस्पताल मिलाकर के कुल 3 नए मरीज भर्ती किए गए हैं। जब बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 1741 हो गई है, जहाँ इनमें 1705 लोग होम आइसोलेशन में हैं। जब बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,16,453 सैंपलों की जांच की गई है, जब पटना के बाद गया जिले में 46, मुजफ्फरपुर में 24, बांका में 23, भागलपुर और वैशाली में 17, बेगूसराय और जहानाबाद में 14, अरवल और खगड़िया में 10 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा सारण में 7, मुंगेर में 6, अररिया, भोजपुर और पूर्णिया में 5, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर और सुपौल में 4, नालंदा, सीतामढ़ी और जमुई में 3, दरभंगा, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, नवादा, शेखपुरा और शिवहर में 2 और औरंगाबाद, बक्सर, सीवान में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में शुक्रवार को आयकर विभाग ने एक ज्वेलरी समूह के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने कैश बुक, बिल और अन्य डॉक्यूमेंट्स बरामद किए। आयकर विभाग ने डाक बंगला चौराहे के पास मोहन अलंकार ज्वेलरी और इसके 6 ठिकानों पर धावा बोला। आयकर विभाग की टीम ने दोपहर से लेकर के देर शाम तक छापेमारी की। इस छापेमारी के बाद अन्य दुकानों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मोहन अलंकार ज्वेलरी शॉप के ऑनर की 3 दुकानें हैं जो अलग अलग नाम से चल रही है। इसमें मोहन अलंकार के अलावा पटना अलंकार, हीरा पन्ना समेत अन्य शामिल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके सभी ठिकानों से बड़ी संख्या में बिल, कैश बुक, रजिस्टर्ड समेत अन्य कई दस्तावेज बरामद किए हैं। जहाँ सभी डॉक्यूमेंट्स की जाँच जारी है। विभाग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स में कितनी की गड़बड़ी की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी तबादले रद्द कर दिए गए हैं। जब विभाग के द्वारा अंचल अधिकारियों समेत अन्य पदाधिकारियों का तबादला पिछले 30 जून को किया गया था। जिन अधिकारियों का तबादला रद्द किया गया है उनमें अंचल अधिकारी से लेकर के राजस्व अधिकारी, सहायक पद बंदोबस्त पदाधिकारी और चकबंदी पदाधिकारी शामिल है। दरअसल इन तबादलों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अनियमितता की शिकायतें पहुंची थी। मुख्यमंत्री द्वारा शिकायत की समीक्षा के बाद शुक्रवार को 30 जून वाले पूरे तबादले
को रद्द कर दिया गया है। सबसे अधिक शिकायत अंचल अधिकारियों को लेकर की गई। अब स्थानांतरण सभी अधिकारियों को 30 जून से पहले वाले कार्यालयों में तैनात रहेंगे। सूत्रों की माने तो समीक्षा के आधार पर जल्द ही तबादलों की गई सूची जारी की जाएगी। इसमें नियमानुसार तबादला और पदस्थापन किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि अभी तक आपने इंसानों की हत्या के बारे में सुना होगा, लेकिन इस बार मामला किसी इंसान का नहीं बल्कि एक बकरे की हत्या से जुड़ा हुआ है। जब बकरा चोरी का ये अनोखा मामला बिहार के भागलपुर जिला से सामने आया है। यहाँ एक मंदिर से चोरों ने चरावे के बकरे को चुरा लिया। जब मामला पुलिस में पहुंचा तो फिर काफ़ी खोजबीन के बाद बकरे के शव बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हत्या का केस दर्ज किया गया और बकरे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और छानबीन में जुट गई है। दरअसल मामला जिले के सबौर थाना क्षेत्र का है। यहां स्थित बाबा विशु राउत मंदिर में बकरा चराने की पुरानी परंपरा है। यहां बकरे को चराने के बाद उसे मंदिर परिसर में ही छोड़ दिया जाता है। गुरुवार को भी ऐसा ही हुआ। बकरे को चराने के बाद उसे मंदिर परिसर में ही छोड़ दिया गया। जहां गांव के ही कुछ लोग बकरे को मंदिर से चुरा लिए। जब इस बात की जानकारी जैसे ही बकरा चराने वाले शख्स और अन्य लोगों को मिली तो फिर वह हरकत मच गया। मंदिर परिसर में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। काफी खोजबीन के बाद एक संदिग्ध व्यक्ति के पास से बकरे को बरामद किया गया। ग्रामीणों ने जब तक बकरे को बरामद किया तब तक सिर धड़ से अलग हो चुका था। जहां स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही बकरे को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के खनन और भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा है कि बिहार में बालू की कोई भी किल्लत नहीं है। उन्होंने कहा है कि बालू की कोई भी कमी नहीं है। अगर कहीं किसी को कोई परेशानी आ रही है तो फिर वे जिले के डीएम या फिर खनन पदाधिकारी के समक्ष अपनी समस्या को रख सकते हैं। जिला प्रशासन के स्तर पर उन्हें बालू उपलब्ध कराया जाएगा। 3 महीनों के लिए बिहार में बालू का भरपूर स्टॉक है। मंत्री जनक राम ने कहा है कि बिहार में बालू के मूल्य का निर्धारित पहले किया जा चुका है। जून, जुलाई और अगस्त महीने में मानसून को ध्यान में रखते हुए बालू खनन पर रोक रहती है, लेकिन इन 3 महीनों के लिए बालू का स्टॉक रखा जाता है ताकि किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो। हर जिले के डीएम को जानकारी होती है कि बालू का स्टॉक कहां और कितना होता है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर और बिहार के पटना जाएंगे। इस दौरे पर प्रधानमंत्री झारखंड के देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ मंदिर का दौरा करेंगे। यहाँ पीएम बाबा वैद्यनाथ के दर्शन और पूजा करेंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को ही पटना आएंगे। यहाँ पीएम मोदी बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम मोदी के दौरे की जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री बाबा वैद्यनाथ धाम को सीधा हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री एम्स देवघर में इन पेशेंट विभाग और ऑपरेशन थिएटर सेवाएं समर्पित करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री शाम करीब 6 बजे पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम विधानसभा संग्रहालय का शिलान्यास करेंगे। इस संग्रहालय में बिहार के इतिहास और वर्तमान नागरिक संरचना से जुड़ी अलग अलग दीर्घाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें 250 से अधिक व्यक्तियों की क्षमता वाला एक सम्मेलन हॉल भी शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री विधानसभा गेस्ट हाउस की आधारशिला भी रखेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों के लिए आरजेडी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आवाज़ उठाई है। जब वे लगातार रोजगार के मुद्दे को लेकर के लगातार सरकार को घेरने का काम करते हैं, एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी द्वारा किए गए वादों को याद दिलाते हुए पार्टी पर निशाना साधा है। जहाँ इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने सरकार पर हर महीने 1 करोड़ 30 लाख लोगों का रोजगार छीनने का भी आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से कहा कि भाजपा ने बिहार में 19 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। जब प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक 80 करोड़ नौकरी रोजगार देने का संकल्प लिया था। नौकरी देना तो दूर की बात, ये निकम्मी सरकार हर महीने 1 करोड़ 30 लाख लोगों का रोजगार छीन रही है। दरअसल ये पहली बार नहीं है कि जब तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी वे लगातार बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। जब बीजेपी ने बिहार में 19 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज भी लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरे में लिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को तेज़ी से आगे बढ़ाने और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर तैयार करने को लेकर के दिल्ली में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस और बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के बीच बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत बिहार में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना के अलग अलग पहलुओं पर बातचीत के साथ तय हुआ है कि जल्द ही पटना में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और फिर उद्योग विभाग बिहार सरकार के बीच उच्च स्तरीय बैठक होगी। साथ ही पटना में इस सेक्टर में के बड़े उद्योगपतियों की मौजूदगी में एक फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव भी किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के सामने बिहार में फूड प्रोसेसिंग संस्थान खोलने की बात कही है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इसके लिए उद्योग विभाग जमीन उपलब्ध कराए, जिसको लेकर के बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में NFTEM की स्थापना के लिए जो भी जरूरी होगा वह किया जाएगा। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन मानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर योजना से बिहार के किसानों को बहुत लाभ हो सकता है। साथ ही फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार पटना, पूर्णिया, नालंदा समेत पूरे बिहार में रहने वाली वैसी लड़कियां जिन्होंने UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास की है, उन लड़कियों को मेंस की तैयारी के लिए नीतीश सरकार की ओर से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिलाओं को महिला विकास निगम के तहत उन्हें 1 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। इसके लिए लड़कियों को ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। आपको बता दूं कि वैसी महिलाएं जिन्होंने UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 पास की हो तथा जो बिहार के स्थानीय निवासी हो तथा किसी भी वर्ग के ताल्लुक़ रखती हो, वो इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि किसी सरकारी या फिर लोक उपक्रम सेवा में कार्यरत नियोजित महिलाएं इसके पात्र नहीं होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति ऐसी है कि बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले IT इंजीनियर्स हो या बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर या फिर कोई भी कारोबारी जो कोई भी शराब के नशे में पाया गया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और मीडिया को जानकारी देकर के बड़ी हेडलाइन क्रिएट करवाई। लेकिन अगर आपको हम ये कहें कि सत्ताधारी दल के नेताओं के मामले में नीतीश कुमार की ये शराबबंदी नीति दम तोड़ देती है, तो फिर आप क्या कहेंगे? ये सवाल है। इस सवाल पर आपकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वह इस बात की तस्दीक करते हैं कि सत्ताधारी दल के नेताओं के सामने शराबबंदी नीति नहीं टिक पाती है। हालात ऐसे हैं कि पटना में अगर कोई सत्ताधारी दल का नेता शराब पीते पकड़े जाए तो फिर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। जब 2 दिन पहले पटना में एक ऐसा ही खेल खेला गया। रात के अंधेरे में एक नेता शराब के नशे में पकड़े गए, हंगामा हुआ, लेकिन ये जानकारी छिपा ली गई। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हरियाणा आदि शहरों और फिर प्रदेश में रहकर काम करने वाले बिहारियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने गांव घर में रहना होगा, खेती करनी होगी। इस योजना में फर्जी किसानों के लिए कृषि विभाग ने तैयारी शुरू कर ली है। केंद्र और राज्य कृषि विभाग ने सभी किसानों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश जारी किया है। इसे लेकर के जिला कृषि विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि भौतिक सत्यापन में पुरुष किसान है तो अपना और अपनी पत्नी का सत्यापन कराना होगा। वहीं अगर महिला किसान है तो फिर अपने और फिर पति के आधार कार्ड के साथ कृषि कर्मचारियों के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा, जहां इनका डेटा ऑनलाइन अपलोड होगा। जो किसान भौतिक सत्यापन में उपस्थित रहेंगे उन्हीं को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल पाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार किसानों के लिए जल्द ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। इसका इस्तेमाल वे कृषि यंत्रों को किराए पर लेने के लिए कर सकेंगे। जहां आज के दौर में किसान आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, जिसके लिए अलग अलग मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। जहां बिहार के छोटे और सीमांत किसानों की सुविधा देने के लिए बिहार का सहकारिता विभाग यह पहल करने जा रहा है। शुरुआत में इस सिस्टम को 3000 पैक्स में लागू किया जाएगा, जहाँ अगले हफ्ते इस सेवा के शुरू होने की उम्मीद है। बिहार सहकारिता विभाग के सचिव वंदना
प्रियसी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि अगले सप्ताह 2997 पैक्स में इस सेवा की शुरुआत होगी। ऐप के जरिए किसानों को कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर को किराए पर दिया जाएगा। 3000 पैक्स में शुरुआती दर्शन के बाद दूसरे चरण में बाकी बचे पैक्स में इसकी शुरुआत होगी। अपनी जरूरत के हिसाब से किसान ऐप के जरिए कृषि यंत्र की बुकिंग कर सकेंगे, जहां उपलब्धता के आधार पर मशीनों को उनके दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा। इसका लाभ वो किसान भी ले सकेंगे जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। किसानों को घंटे के हिसाब से कृषि मशीनों का किराया देना होगा। एक अधिकारी ने बताया है कि ये कॉन्सेप्ट ऐप आधारित कैब बुकिंग ऐप जैसा है। दोस्तों बात करते हैं कि भूमि सुधार और राजस्व विभाग में ट्रांसफर रद्द किए जाने के बाद आरजेडी बिहार सरकार पर हमला बोलने लगी है। आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बिहार सरकार के ज़्यादातर मंत्री भ्रष्ट हैं। तबादले के लिए अधिकारी मनमाना रिश्वत लेते हैं। पैसा वसूली के लिए ही 3 साल की जगह 1 साल 6 महीने में ट्रांसफ़र किया जाता है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मंत्री बिहार के साथ धोखा कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि ये भूमि सुधार नहीं बल्कि भूमि बर्बाद विभाग है। जनता अधिकारी के लगातार चक्कर काट रहते हैं, लेकिन यहाँ पैसों का खेल खेला जाता है। अधिकारी पोस्टिंग के लिए 20 लाख 25 लाख की मांग करते हैं, नहीं तो फिर जनता का काम नहीं होगा। ऐसा केवल एक विभाग में नहीं बल्कि ज़्यादातर विभागों में होता है। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि 2000 यानी कि लालू राज में हम जब सत्ता पार्टी में एमएलए थे, जो हमारे जैसे लोगों के चाहने के अनुसार बीडीओ सीओ और थानेदार तक की पोस्टिंग होती थी। पोस्टिंग के लिए हम किसी के पैसे से चाय तक नहीं पीते थे, लेकिन आज तो हम एक सिपाही तक को नहीं ले जा सकते हैं। अधिकारी की बात को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि हर जगह रिश्वत की मांग की जाती है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।